हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से काव्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित उत्साह कविता हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम इस कविता के बारे में, इस काव्य खंड को पढ़ेंगे। तो देखिए, बादल पर इन्होंने ये कविता लिखी है और इससे पहले इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक जो है उन्होंने महिसादल में ही उन्होंने की थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया हुआ था। स्वाध्याय यानी कि खुद से जो है संस्कृत का, अंग्रेजी का और बांग्ला, संस्कृत आदि जो है भाषाओं का उनको ज्ञान था। इसके बाद देखिए, वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी कि वे संगीत का भी उनको ज्ञान था और दर्शन शास्त्र का भी उनको ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। अर्थात वे जो है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के क्या थे, अनुयायी थे। तो इनकी जो विचारधारा थी उनका ये अनुसरण किया करते थे। निराला का जो पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों से जो है असामयिक ही उनका निधन होने से, अर्थात उनके परिवारजन थे, उनका जो है असामयिक ही उनका निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें भीतर तक जो है तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, अर्थात इन्होंने साहित्य में भी जो है बहुत संघर्ष किया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। एक जो है इन्होंने क्या लिखे थे, इनकी रचनाएं थी। इसके बाद देखिए, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी जो है ख्याति अविस्मरणीय थी। ठीक है। और निराला जो है रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो इनके जो खंड हैं उसमें 8 निराला रचनावली के जो है 8 खंडों में इनका संपूर्ण जितने भी इन्होंने साहित्य लिखे हुए थे उनका प्रकाशन है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं और ये जो है दार्शनिकता और विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदांत चित्र उनकी जो है रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव से ने ही उनकी कविताओं के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। शोषित और उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविताओं में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं जो है शोषक वर्ग और जो आपके सत्ता के प्रति प्रचंड क्या है, प्रतिकार का भाव भी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित करता है। जो हमारी यहाँ पर कविता है वो है उत्साह, और वो एक आवाहन गीत है जो बादल को क्या कर रहा है, यहाँ पर संबोधित कर रहा है। बादल निराला का प्रिय विषय है और इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है, ठीक है, करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के प्रति जो है विध्वंस और विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को जो है व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है और कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या फिर बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे, अट नहीं रही है कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है और कवि फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तब हर तरफ जो है फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है।
सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविताओं को भी जो है कविता को भी फाल्गुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। ये था इनका जीवन परिचय और जो उत्साह कविता हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके बारे में। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं कवि। ये बादल के बारे में यहाँ पर उत्साह कविता लिखी गई है। क्या कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। क्या कहा, बादल गरजो घेर 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 घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे प्याले, विद्युत छवि उर में कवि, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दो बादल गरजो। आगे कहते हैं यहाँ पर कवि, विकल विकल उन मन थे उन्मन, विकल विकल उन मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, अब इन पंक्तियों को आप लिख लेंगे और इसके बाद हम इसके भावार्थ को, शब्दार्थों को लिखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। चलिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से आप इन 4 लाइनों को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बादल गरजो और इसके बाद आप डॉट डॉट करके फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर भर दो बादल गरजो। अर्थात आप इन 4 पंक्तियों की आप यहाँ पर इसका भावार्थ लिख रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप 4 पंक्तियों को लिखेंगे, इन लाइनों को लिखेंगे, इन काव्यांशों को लिखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, और वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ आए हैं, इनके अर्थ लिखेंगे और इसके बाद इसका अर्थ हम देखेंगे। तो पहला जो शब्द है, ये क्या लिखा है, गरजो शब्द, और यहाँ पर इसका अर्थ हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है बादल। तो सभी जानते हैं गरजो का मतलब हो जाता है गरजना, और गरजना यहाँ कैसे गरजना है, जोर से। ठीक है, तो गरजने का मतलब क्या हो जाता है, जोरदार आवाज करना, जोरदार आवाज करना। गरजने का मतलब हो जाएगा जोरदार आवाज करना। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आया है घेर घेर। घेर घेर का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से घेरना। घेर घेर का मतलब पूरी तरह से घेरना। चलिए जल्दी जल्दी लिख लेंगे। गगन का मतलब सभी जानते हैं, अपने पर्यायवाची में भी पढ़ा है। गगन का मतलब आकाश,
इसके बाद एक और शब्द यहाँ पर आया है धाराधर। धाराधर का मतलब बादल से ही है। ललित का मतलब हो जाता है ललित। ललित शब्द आया है यहाँ पर, ललित और ललित। तो ललित वचन बोलते हैं ना, सुंदर वचन बोलना, सुंदर शब्द बोलना, तो ये हो जाएगा आपका सुंदर। और इसको आप दो बार लिख सकते हैं या फिर इसको सुंदर सुंदर। ललित ललित का मतलब हो जाएगा सुंदर सुंदर। घुंघराले का मतलब होता है, क्या हो जाता है, गोल गोल। ठीक है, घुंघराला कैसा होता है, गोल गोल। छल्ला होता है छल्ले का सा आकार। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं ना घुंघराले, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये होता है घुंघराल। तो गोल गोल छल्ले का सा जो आकार होता है उसको आप घुंघराले कह सकते हैं। और घुंघराले। सातवां है यहाँ पर बाल कल्पना। बाल का मतलब बच्चों की जो कल्पना होती है, जो वो कल्पना करते हैं छोटे बच्चे, तो बाल कल्पना छोटे बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं उसे ही, या कल्पनाएं भी कह सकते हैं, छोटे बच्चों की कल्पनाएं। छोटे बच्चे जो कल्पना करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत विद्युत। विद्युत क्या हो जाता है, बिजली। ठीक है, छवि का मतलब हो जाता है चित्र। छवि का मतलब हो जाता है चित्र। प्रतिछाया आप कह सकते हैं, चित्र प्रतिछाया। या तस्वीर या तस्वीर होती है छवि। उर का मतलब हृदय से है। उर का मतलब हृदय से है। वज्र, यहाँ पर एक शब्द आया है वज्र का मतलब, ये अलग है ये अलग है। वज्र का मतलब होता है कठोर। तो कठोर चीज को वज्र कहा जाता है। तो यहाँ पर वज्र का मतलब कठोर से है। और एक और शब्द आया था नूतन। नूतन का मतलब, नूतन का मतलब हो जाएगा नया। तो जल्दी से इनके अर्थ लिख लेंगे, जो शब्द हैं उनके अर्थ एक बार फिर से इसको देखते हैं। गर्जो का मतलब जोरदार जो आवाज होती है उसको गर्जो कहा जाता है। घेर, घेर का मतलब पूरी तरह से घेरना। गगन का मतलब आकाश, ये आपने पर्यायवाची में भी पढ़ा है। धाराधर का मतलब बादल। ललित, ललित का मतलब सुंदर सुंदर। घुंघराले, गोल गोल छल्ले, दो बार है। गोल गोल छल्ले का सा जो आकार होता है उसको घुंघराले कहा जाता है। आपने बादल देखे होंगे, आप बनाते भी हैं बादल, तो ऐसी प्रकार से आप बनाते हैं। बाल कल्पना, छोटे बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं उसे बाल कल्पनाएं कहेंगे। विद्युत का मतलब बिजली से है। छवि का मतलब चित्र से, और यह प्रतिछाया हो सकती है, तस्वीर हो सकती है। उर का मतलब हृदय, और व्रज का मतलब कठोर। ठीक है, और नूतन का मतलब यहाँ पर आपका नया हो जाता है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद हम जो हमने पहले काव्यांश पढ़ा है उसका अर्थ यहाँ पर
पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए प्रथम जो पंक्तियां थी, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या कहा है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के सी पाले विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दो बादल गरजो। देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप क्या प्रसंग क्या लिखेंगे कि उपरोक्त काव्यांश में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है जब जो है बारिश होने वाली होती है और बादल जो है उससे पहले बादल गरजते हैं। तो क्या कहा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर धाराधर। क्या कहते हैं कवि कि बादल जो है जब बारिश होने से पूरा आकाश जो है गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती है। कवि जो है बादलों से जोर जोर से गरजने का यहाँ पर निवेदन करते हैं। क्या कहा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले। क्या कहते हैं, बादल गरजो। यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों से गरजने का निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बादल गरजो। कब के लिए, जब वो वर्षा करते हैं उससे पहले जो काले काले बादल आते हैं उनसे यहाँ पर कवि जो है निवेदन कर रहे हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। क्या कहते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले जो आकाश जो है बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली से जो है वो चमकने लगती है। कवि कहते हैं कि बादलों से जोर जोर से गरजने का वो निवेदन करते हैं। यहाँ कवि ने बादलों के सुंदर रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है कि अद्भुत तरीके से किया है। उनकी जो तुलना है किसी छोटे बच्चे की कल्पना से की है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को क्या कर रहा है, नया जीवन प्रदान कर रहा है। किसकी कल्पना की है, यहाँ पर बादलों के सुंदर रूप का वर्णन किया है और बादलों को जो है क्या कहा है, बाल कल्पना के से उसको जो है क्या की है, बादलों की यहाँ पर तुलना की है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि बादल जो है धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। इस काव्यांश में कवि ने बादलों को उस कवि की भांति बताया है जो नई जो है कविता का निर्माण करने वाला है। ठीक है, क्या कहा है, वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि ने जो है बादल को गरजने का जो है आग्रह किया है। अब यहाँ पर अर्थ देखेंगे, क्या कुछ यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, कवि कहता है कि बादलों में मानवों का उत्साह है, वह अपने उत्साह आकाश को घेर ले। ठीक है, क्या कहते हैं, वे अपने आकाश से जो है अपने उत्साह से क्या करता है, आकाश को घेर ले। वह अपने उत्साह से हमारे सारे आकाश को घेर ले। उसके काले घुंघराले बादलों से जो है सज्जित रूप भयंकर गर्जना करते हैं। क्या कहते हैं कवि, कवि ने क्या कहा है कि बादलों में मानवों का सा उत्साह है, वह अपने उत्साह आकाश को घेर ले। वह अपने उत्साह से सारे आकाश को जो है घेर ले। उसके काले घुंघराले बादलों से सज्जित रूप भयंकर गर्जना करते हुए आकाश को घेरता है। वे कल्पना के विस्तार जो है समान घने हैं, अर्थात दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसलिए कवि बादलों को जो है संबोधित करते हुए कहता है कि वे अपने पौरुष से जो है सारे संसार को नए जोश से भर दे। इसलिए हे बादल तुम गरजो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दो। यहाँ पर कवि का कहने का जो तात्पर्य है, क्या कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो और मानव जो सोया हुआ है अपनी गर्जना से मानव के जो है अब तुम क्या कर दो, उसको जागृत करो।
ठीक है ना। अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दो। कवि बादलों को एक कवि के रूप में देखता है, जो अपनी कविताओं से क्या कर देता है, धरती को नव जीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के बाद साथ ही जो है धरती पर नया जीवन शुरू हो जाता है। पानी मिलने से बीज जो है अंकुरित हो जाता है और पौधे जो है उगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने जो है बादलों को भी एक कवि की तरह माना है, जो अपनी कल्पनाओं से क्या करते हैं, पूरी धरती को क्या कर देते हैं। जिस प्रकार से कवि जो है कल्पनाओं में उत्साह होता है, वैसे ही बादलों के जो गरजने से पानी जो बरसता है, उसके बाद जो है धरती पर क्या हो जाता है, बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कवि ने बादलों को क्या कहा है कि तुम गरजो, जिससे मानवों में उत्साह भर जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पंक्तियां देखिए, ये शब्दार्थ आपने लिख लिए होंगे। आगे की लाइनों में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, विश्व के निदाध के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि हे बादलों, तुम्हारे आने से पहले संसार में भयंकर गर्मी के कारण लोग जो है बेचैन और उदास थे, लेकिन चारों ओर वातावरण में निराशा और बेचैनी थी, व्याप्त थी। लेकिन हर मनुष्य जो है क्या था, व्यथित था। अतः तुम पता नहीं किस अज्ञान जो है दिशा से आए हो, अतः सब खूब अब जो है खूब बरसो और गर्मी के कारण तप्त धरती को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ। अतः वे बादल, हे बादल आप खूब बरसो, ये नहीं यहाँ पर हे आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक और लाइन आएगी, तो आप लिख लेंगे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है, और इसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, विश्व के निदाध के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर। तो इसको पहले लिखेंगे और इसके बाद इस लाइन को लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम्हारे आने से पहले संसार, यानी कि तुम्हारे आने से पहले जो है संसार में भयंकर गर्मी थी। ठीक है, यहाँ कवि जो है बादलों को गरजने और बरसने के लिए कहते हैं कि हे बादलों, तुम खूब गरजो, खूब बरसो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले संसार में क्या था, भयंकर गर्मी के कारण लोग बेचैन और उदास थे। चारों ओर जो है वातावरण में जो है निराशा छाई हुई थी, बेचैनी थी। हर मनुष्य व्यथित था, क्योंकि जब गर्मी होती है, भयंकर गर्मी, तो सभी व्यथित हो जाते हैं। अतः तुम पता नहीं किस अज्ञात दिशा से आए हो, यानी कि जब बादल आए हैं तो वहां पर जो है कवि क्या कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम जो है किस दिशा से आओगे ये पता नहीं है। ठीक है, अब खूब बरसो, क्योंकि अब तुम आ गए हो, तो अब जो है आप खूब बरसो और गर्मी के कारण तप्त धरती, यानी कि जो गर्म धरती है, उसको शीतलता उसको पहुंचाओ, उसको शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ। हे बादलों, तुम खूब बरसो। तो यहाँ पर जो है कवि जो है बादलों को क्या कह रहे हैं कि तुम खूब बरसो। इसके कुछ अर्थ लिखेंगे हम यहाँ पर, शब्दार्थ। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप शब्द लिखेंगे और उन शब्दों के यहाँ अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने क्या लिखा था, विकल विकल, विकल का मतलब यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, दोनों का अर्थ सेम होगा। भी आपको के बाद दूसरा शब्द आया है उन्मन, उदास। विश्व सभी जानते हैं, संसार।
एक शब्द यहाँ पर आया है निदाघ, का मतलब हो जाएगा गर्मी। ठीक है, सकल का मतलब सब, जन का मतलब आप जानते हैं सभी लोग। ठीक है, अज्ञात, जो ज्ञात ना हो उसे अज्ञात कहते हैं। अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे कहा जाएगा अनंत। ठीक है, धन सभी जानते हैं, मेघ या बादल इसका पर्यायवाची भी है। ठीक है, मेघ या बादल, घन। तप्त धरा, तप्त का मतलब गर्म होता है और धरा का मतलब पृथ्वी से है, यानी कि गर्म धरती। शीतल का मतलब ठंडा। तो देखिए यहाँ पर विकल 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 आया था। विकल का मतलब व्याकुल, उन्मन का मतलब उदास, विश्व संसार, निदाघ गर्मी, सकल सब, जन लोग, अज्ञात जो ज्ञात न हो, अनंत जिसका अंत न हो, घन का मतलब मेघ और बादल, या पर्यायवाची में भी पढ़ते हैं। तप्त धरा, तप्त का मतलब गर्म होता है और धरा का मतलब पृथ्वी से है या धरती से है। शीतल का मतलब ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इन सभी के आप अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरे, तो चलिए एक बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे क्या है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धरा ओ धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि, नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, बादलों से गरजने का यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। कवि कहता है कि बादलों में जो है मानवों का उत्साह है, वह अपने उत्साह से जो है क्या कर देता है, सारे आकाश को घेर लेता है। उसके काले घुंघराले बालों से सज्जित रूप जो है भयंकर गर्जना करते हुए आकाश को घेरते हैं। ठीक है ना, कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि कवि जो है बादल जो है क्या करते हैं, अपने उत्साह से पूरे आकाश को घेरते हैं। ठीक है, वे कल्पना के विस्तार के समान जो है घने हैं। ठीक है, और दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसलिए यहाँ कवि जो है बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि वे जो है अपने पौरुष से सारे संसार को नए जोश से भर दें, और इसलिए हे बादल तुम गरजो। ठीक है, आगे की लाइनों में, यहाँ पर नेक्स्ट लाइनों में कवि ने क्या कहा है, कवि कहता है कि हे बादलों, तुम्हारे आने से पूरे संसार में भयंकर गर्मी के कारण लोग जो है बेचैन और उदास थे। लोगों चारों ओर जो है वातावरण में निराशा व बेचैनी थी। ठीक है, और हर मनुष्य व्यथित था गर्मी से। अब तुम पता नहीं किस अज्ञात दिशा से आए हो, अतः अब खूब बरसो और गर्मी के कारण तप्त धरती को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ। अतः हे बादल तुम खूब बरसो। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसी के साथ
यहाँ तक आज हमने जो उत्साह जो आपकी कविता है, काव्यखंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो लिखी है, इसका हमने अर्थ देखा। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।